Hi dear students, learners and friends. The Blue Carbuncle क्लास 8 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक जेम इंग्लिश रीडर का एक लेसन है। आर्थर कॉनन डॉयल एक ब्रिटिश राइटर थे। वो अपनी डिटेक्टिव नॉवेल्स एंड स्टोरीज के लिए प्रसिद्ध हैं और उनका बहुत ही फेमस, बल्कि आप कह सकते हो कि इससे बड़ा फेमस तो कोई करेक्टर ही नहीं हुआ डिटेक्टिव वर्ल्ड में। इमेजिनरी करेक्टर है वो शर्लक होम्स। तो द एडवेंचर्स ऑफ शर्लक होम्स कलेक्शन में कुछ स्टोरीज हैं, उन्हीं में 7th नंबर पे स्टोरी आती है द एडवेंचर्स ऑफ ब्लू कार्बंकल। हालांकि यहाँ पे जो टाइटल दिया गया है द ब्लू कार्बंकल दिया गया है, तो ओरिजिनल टेक्स्ट ना देकर यहाँ पर इसे एडाप्टेड फॉर्म में दिया गया है और इसको दोबारा लिखा है उमर अमन ने। मीन्स अपने वर्ड्स को रिफ्रेश करते हुए यहाँ पर इस स्टोरी को दिया गया है। बाकी इस लेसन के टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको एक सपोर्ट नंबर देकर रखते हैं। आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पर भी हम शो कर देते हैं। और उसके बाद भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आपके मन में रह जाता है, कुछ और समझना चाहते हैं आप, तो आप एक पेड क्लास अरेंज करा सकते हैं। बहुत ही मिनिमल पेमेंट पे मैं डाउट सेशंस अरेंज कर देता हूँ आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लू मतलब नीला, कार्बंकल मतलब एक बहुत ही कीमती जेम, जैसे कि डायमंड है ना, वो भी एक जेम है। तो उस तरह से बहुत ही कीमती पत्थर यहाँ पे ब्लू कार्बंकल है जिसकी बहुत ही कीमत है। तो द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इज अडेप्टेड फ्रॉम शर्लक होम्स मिस्ट्री। मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्टोरी का जो ओरिजिनल नेम है वो है द एडवेंचर ऑफ अ ब्लू कार्बंकल। बहुत ही तेज दिमाग का जो शर्लक होम्स डिटेक्टिव होता है, तो डॉक्टर वॉटसन उसके फ्रेंड थे और बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे जिनसे वो अपनी बातों को शेयर कर ले जाते थे, सीक्रेट से सीक्रेट्स को भी। तो डॉक्टर वॉटसन जो है वही जनरली स्टोरीज में नरेटर होते थे और वो स्टोरीज को बताते थे, फर्स्ट पर्सन में नरेट करते थे। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि वो विजिट करते हैं अपने अच्छे फ्रेंड यानी कि शर्लक होम्स के घर पर, और वहाँ पर क्या होता है वो तो हम आगे देखेंगे। लेकिन जो डिटेक्टिव है यानी जो जासूस है उसका जो तरीका होता था, अप्रोच होता था, वो लॉजिक का यूज़ करते थे। हालांकि हम सबको अपने जीवन में लॉजिक का यूज़ करना चाहिए, और डिडक्शन मतलब वो अपने लॉजिक को यूज़ करके और क्या उसमें से कंक्लूड करते थे, क्या निष्कर्ष निकालते थे, क्या वो समझ पाते थे, उनका डिडक्शन होता था। और उन डिडक्शंस के माध्यम से वो किस प्रकार से क्राइम को सॉल्व करते हैं। और बाद में हम इसकी आपसे हम ये पूछेंगे कि अगर आपको इसका थीम डिस्क्राइब करना हो एक दो वर्ड में, सेंटेंस में, तो आप कैसे इसकी थीम को डिस्क्राइब करेंगे, तो वो स्टोरी के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी स्टोरी। आई कॉल्ड ऑन मतलब मैंने विजिट किया अपने फ्रेंड शर्लक होम्स को, और क्रिसमस की दूसरे दिन की सुबह थी। कि मतलब क्रिसमस 25 दिसंबर को होता है, तो 26 दिसंबर की बात होगी। वो अपने सोफा पर बैठे हुए थे और उन्होंने गाउन पहना हुआ था जो कि ब्राउन कलर का था। आप एक डिटेक्टिव तरह से इसे को स्टडी करिए, जिससे कि छोटे से छोटे क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप बता सकें। और वो पाइप स्मोक कर रहे थे, उनके मुँह में थी, और वहाँ पे ढेर लगा हुआ था क्रम्फल्ड। यहाँ पे मीनिंग्स मैंने आपको दिए हुए हैं, मतलब मुड़ा-तोड़ा, थोड़ा-सा ट्विस्टेड। तो मॉर्निंग पेपर जो अखबार आता है तो वो पड़ा हुआ था, उन्होंने उसको पढ़ा लिखा होगा तो वो थोड़ा-सा मुड़ा-मुड़ा सा लग रहा था। और काउच यानी जो उनकी पलंग है उसके बगल में एक वुडन चेयर लगी हुई है, और चेयर के पीछे एक बहुत ही गंदी सी वॉन्ड, मतलब क्या है, पुराना, धुराना, घिसा-पिटा, है ना? पता चलता है कि ओल्ड, एक हार्ड फेल्ट हैट। हार्ड मतलब होता है कि भई वो बहुत मुलायम नहीं थी, है ना? और हैट थी मेन चीज़, टोपी नहीं थी जैसे आप देखते हैं। और फेल्ट एक फैब्रिक है, उसका बना हुआ था वो टोपा। और लेंस एंड फोर्सेप्स, और वहीं पे लेंस भी पड़े हुए थे और फोर्सेप्स भी पड़े हुए थे। मतलब जो चेयर है, चेयर के ऊपर ये सब चीज़ें रखी हुई थी, यानी वो कहीं न कहीं किसी मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। और ऑब्वियसली मतलब निश्चित, क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि होम्स हैड हंग द हैट ओवर द चेयर, कि होम्स ने उस टोपी को जो है, हैट को टाँगा हुआ था चेयर पे, उसको एग्ज़ामिन करने के लिए कि वास्तव में उसमें से हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं, है ना? मतलब कोई भी चीज़ हमें क्लियरली नहीं पता है, लेकिन जो कुछ भी पता है उसमें से हम क्या समझ सकते हैं, क्या उसमें से हम डिसीज़न बना सकते हैं कि इसमें से क्या-क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, वो आपका डिडक्शन होता है। परहैप्स आई इंटरप्ट यू, लगता है मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। वॉटसन वहाँ पहुँचता है तो इस तरह से बोलते हैं। इसी तरह से वॉटसन जो है वो डिटेक्टिव स्टोरीज़ को दर्शकों तक लेके जाते हैं, और यहाँ पे भी वॉटसन ही स्टोरी को बता रहे हैं। नॉट एट ऑल, नहीं, नहीं, नहीं। आई एम ग्लैड टू हैव अ फ्रेंड विद व्हूम, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पास एक ऐसा मित्र है जिसके साथ मैं अपने रिज़ल्ट्स को डिस्कस कर सकता हूँ, है ना? भले सीक्रेट्स मेरे जो हैं वो डिस्क्लोज़ नहीं होंगे। तो शर्लॉक ने कहा, जैसे जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड फेमस कैरेक्टर है ये, और इस पे फ़िल्म्स, स्टेज प्रोग्राम्स, टेलीविज़न सीरीज़ एक सब बनी हुई हैं, और इस पे भी द एडवेंचर ऑफ करके स्टोरीज़ के नेम है वहाँ पे। जैसे मैंने बताया कि आपको वो 7th नंबर की स्टोरी है, और ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप जाके ओरिजिनल स्टोरी को पढ़ सकते हो, सारी स्टोरीज़ को पढ़ सकते हो वहाँ पे जो भी है। तो शर्लॉक ने कहा, नहीं, नहीं, डिस्टर्ब नहीं किया यार। द मैटर इज़ एन ऑर्डिनरी वन, अरे ये बहुत साधारण सी बात है।
उन्होंने कहा बट देयर आर सम पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट इन इट, लेकिन हाँ, इसमें कुछ दिलचस्प बातें हैं, जिनमें आपको भी मज़ा आएगा। मैंने आराम चेयर पे जाके मैं बैठ गया और वार्म माय हैंड्स बिफोर हिज क्रैकलिंग फायर। बगल में आग जल रही थी और मैं तापने लगा। ऑल्दो इट लुक्स वेरी ऑर्डिनरी, हालाँकि बहुत साधारण सी दिखती है टोपी, ये कह रहे हैं वॉटसन। अ डेडली स्टोरी ऑफ क्राइम मस्ट बी लिंक्ड टू इट, लेकिन हो सकता है कि ये जो कुछ भी है इससे कोई बहुत ही भयंकर क्राइम जुड़ा हो, अपराध से जुड़ी हुई ये चीज़ हो। डेडली की स्टोरी का मतलब ये ऐसा नहीं कि वहाँ पे किसी की डेथ ही हो। डेडली स्टोरी का मतलब है कोई भयानक, कोई टेरिबल क्राइम हुआ हो। आई गेस, ऐसा मेरा अंदाज़ा था, ये वॉटसन बता रहे हैं हम रीडर्स को, कि मैंने ऐसा कहा, "नो, नो, नो क्राइम" अरे नहीं, कोई क्राइम नहीं। शर्लॉक होम्स हँसते हुए बोलते हैं, "लेट मी टेल यू हाउ द हैट केम हियर" अच्छा, मैं तुमको ये बताता हूँ कि ये हैट यहाँ पर आई कैसे। 4 बजे का समय था, क्रिसमस मॉर्निंग का टाइम था और पीटरसन, अब यहाँ पे आपका एक कैरेक्टर आया। यहाँ पे कितने कैरेक्टर हो चुके हैं? वॉटसन और शर्लॉक होम्स को छोड़ के एक कैरेक्टर यहाँ पे आया, पीटरसन का। पीटरसन एक कमिश्नर था, मतलब कि आप कह सकते हो कि कोई गार्ड टाइप का, जो दरवाजे पे खड़े होके अटेंड करता हो लोगों को और अपनी यूनिफ़ॉर्म पहन के, वाज़ वॉकिंग होम, तो वो घर जा रहा था अपनी ड्यूटी पूरी करके। अ टैलिस मैन, एक लंबा आदमी था, कैरिंग अ फैट गूज़, और उसने एक बहुत ही मोटा तगड़ा-सा गूज़ लिया हुआ था। गूज़ बत्तख और हंस की तरह होता है, वाज़ वॉकिंग अहेड ऑफ हिम, तो वो उससे आगे-आगे चल रहा था। कौन आगे-आगे चल रहा था? पीटरसन घर जा रहा था। पीटरसन के आगे एक लंबा-सा आदमी जा रहा था और उसने गूज़ को लिया हुआ था। एज़ ही रीच्ड द एंड ऑफ द स्ट्रीट, और जब वो सड़क के लगभग एंड में पहुँचा, शायद वहाँ पे सड़क खत्म होती हो या वहाँ से मुड़ती हो आगे जाके, है ना? ऐसे टी पॉइंट बन जाता हो, ऐसे जाके इधर चली जा, इधर चली जा, इधर खत्म है। अ लिटिल नॉट, नॉट मतलब वैसे तो गाँठ होती है, पर यहाँ पे ग्रुप है, मतलब क्लोज़ली, मतलब लोग साथ-साथ काफ़ी नज़दीक खड़े हैं ग्रुप बना के, तो नॉट ऑफ रफ मैन वही सीधी-सी बात है, गुंडे बदमाश लोग, उन्होंने अटैक कर दिया। तो वो लोग गुंडे लोग, जो बदमाश बदमाश लोग थे, उन्होंने नॉक ऑफ मतलब उसको गिरा दिया ठोकर मार के, और टॉल मैन्स हैट, अच्छा, हाँ, उसकी टोपी को गिरा दिया, हैट को, क्योंकि वो उसे घूसा मारना चाहता था, तो वो जो टॉल मैन था, उसने अपनी स्टिक को उठाया, जो टॉल मैन के हाथ में रही होगी, और अपने को डिफेंड करने के लिए उसने उसे घुमाना शुरू कर दिया अपने हेड के चारों तरफ। मतलब उसने घुमाना शुरू कर दिया हवा में इस तरह से। आई स्मैश द टॉ एंड स्मैश्ड द शॉप विंडो बिहाइंड हिम, और उस चक्कर में उसने जो शॉप विंडो, मतलब जो वहाँ पे दुकान रही होगी पास में, तो उसकी जो विंडो थी, उसको उसने स्मैश कर दिया, मतलब डैमेज कर दिया। उससे जाके टकरा गई स्टिक, वो टूट गया होगा। पीटरसन रश्ड फॉरवर्ड टू प्रोटेक्ट द विक्टिम। अब पीटरसन, जो कि मैंने बताया कि यहाँ पे हमने पढ़ा था कमिश्नर था, तो वो निश्चित है कि थोड़ा तगड़ा भी रहा होगा। तो वो दौड़ा उसको बचाने के लिए। विक्टिम, जो शिकार, मतलब जिसके ऊपर कोई आपदा विपत्ति आई हो, जिसे परेशान किया जा रहा हो, वो विक्टिम है, जिसके ऊपर बीत रही हो। लेकिन जो आदमी था, फ्राइटेंड बाय पीटरसन, पीटरसन की यूनिफ़ॉर्म से वो फ्राइटेंड हो गया, मतलब उसने देखा भाई ये तो गार्ड है और ये हो सकता है भाई सुरक्षा का आदमी हो, तो वो टुक टू हिज़ हील, देखिए टेक टू हिज़ हील्स ये एक फ्रेज़ है, और फ्रेज़ेज़ आपको पता होने चाहिए। इस फ्रेज़ का मतलब है कि भाग खड़ा होना। तो वो जो गुंडे लोग थे, वो भी दौड़, मतलब भाग खड़े हुए पीटरसन को आता हुआ देख के। तो पीटरसन वाज़ लेफ्ट विद द फैट गूस, तो देखिए टॉल मैन भी भाग गया और रफ लोग भी भाग गए। अब वो पड़ा हुआ बतख नीचे नज़र आ रहा था, बैटर्ड, मतलब पूरी तरह से। अब देखिए बैटर्ड मतलब, अच्छा यहाँ पे हैड बैटर्ड है। तो ऐसे बैटर्ड का मतलब होता है कि जैसे आपने किसी आपने देखा होगा लोहे की दुकान पे शीट पे पीटते रहते हैं, उसको पतला करते रहते हैं, है ना? दैट इज़ कॉल्ड बैटरिंग। लेकिन यहाँ पे बैटर्ड मतलब हो कि पिटी हुई, पस्त, डैमेज्ड हैट, क्योंकि उस पर से उनके पाँव वगैरह गुजरे होंगे ना, जो छूटी रह गई थी। पीटरसन वांटेड टू गिव द गूज़ बैक टू द ओनर। अब देखिए पीटरसन के दिमाग में क्या है कि भाई गूज़ जो है उस ओनर को पहुँचा दिया जाए, जो लंबा-सा आदमी था, और लेकिन उसे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मिसेज़ हेनरी बेकर। अब यहाँ पे एक कैरेक्टर और आ गया, मिसेज़ हेनरी बेकर वाज़ प्रिंटेड ऑन ए स्मॉल कार्ड। तो स्मॉल कार्ड मतलब ये है कि गूज़ कोई गिफ्ट रहा होगा, उसमें एक छोटा-सा कार्ड लगा हुआ था, जिस पे लिखा हुआ था मिसेज़ हेनरी बेकर, और वो गूज़ के लेफ्ट लेग में बंधा हुआ था। और जो हेड थी, उसके ऊपर भी कुछ इनिशियल्स बने हुए थे, मतलब आप पूरे सेंटेंसेस, पूरे वर्ड्स ना लिखकर, है ना, शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिख देते हो शुरू में, मतलब योर बिगिनिंग, तो वो आपका इनिशियल हो जाता है। तो उसके ऊपर इनिशियल्स थे एचबी। अब आप भी डिटेक्टिव बन जाइए और अंदाज़ा लगा लीजिए कि भई एचबी का मतलब ये रहा होगा कि एच फॉर हेनरी हो गया और बी फॉर बेकर हो गया। तो ये जो आपने अंदाज़ा लगाया, ये आपने डिड्यूस किया, ये आपका डिडक्शन है।
तो इस तरह से डिड्यूस करते हैं चीज़ों को। दैट हैव बीन इंस्क्राइब्ड मतलब उसके ऊपर वो लिखा हुआ था थोड़ा-सा खुरच कर हम लिख देते हैं। लाइनिंग जो हैट थी ना, तो हैट ऐसे होती है, तो उसका जो किनारे वाला जो हिस्सा होता है ना, वो लाइनिंग हो गई। देयर आर थाउजेंड्स आपने देखा होगा हैट पे जो है यहाँ पे लोगो वगैरह बना रहता है किनारे-किनारे, है ना? ये चीज़। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हज़ारों बेकर हैं शहर में और उसमें से सैकड़ों के नाम हेनरी बेकर्स होंगे, तो कैसे पहुँचाया जाए? तो पीटरसन ब्रॉट बोथ हैट एंड गूज़ राउंड टू मी। तो वो क्या किया उसने क्या किया कि गूज़ को और उस हैट को मेरे पास लेके चला आया। क्रिसमस मॉर्निंग एज़ ही नोज़ और वो जानता था कि क्रिसमस की सुबह है, फेस्टिव सीज़न है, सेलिब्रेटिव मूड में होंगे लोग। तो वो क्रिसमस सुबह थी तो उसी दिन वो ले आया। अब देखिए इस दिन लोग क्यों इंटरेस्ट लेंगे इसमें, है ना? वो सोचेंगे यार रहने दो बाद में इसको देखेंगे। लेकिन उसे मालूम था कि मैं डिटेक्टिव हूँ, अब मेरा प्रोफ़ेशन है, अब बाय नेचर मैं इसमें कोई ना कोई इंटरेस्ट ज़रूर लूँगा तो भी। तो द गूज़ वी केप्ट अंटिल दिस मॉर्निंग तो गूड जो है वो आज सुबह तक मेरे पास था, तुम आए हो उसके पहले तक था और जब मुझे लगा कि अब ये खराब होने वाला है, तो पीटरसन विल हैव इट कुक टुडे तो पीटरसन ने आज इसे पका लिया होगा। इसका मतलब ये है कि वो गूज़ था और उन्होंने कहा होगा पीटरसन ले जाओ पका लो यार अब तुम, नहीं तो वैसे ही खराब हो जाएगा। आई थॉट दैट आई वुड कीप द हैट विद मी और मैंने कहा कि हैट को मैं अपने पास रख लेता हूँ। डिड यू एडवर्टाइज़ इन द पेपर्स सो दैट द ओनर कैन क्लेम द हैट? अब ये जो है वॉटसन अपना दिमाग लगा रहा है कि कैसे पता लगाएँगे? तो उसका तरीका है कि एडवर्टाइज़मेंट करो। तो उन्होंने कहा क्या तुमने एडवर्टाइज़मेंट किया, विज्ञापन अखबार में छपवाया और देखिए जिस समय की स्टोरी लिखी जा रही है उस वक़्त तो पेपर्स का बहुत बड़ा महत्व होता था। और कोई ओनर क्लेम करने के लिए आया, क्लेम करने का मतलब होता है कि दावा करना कि भाई ये मेरा है। तो डिड एनीबॉडी कम एंड से दैट द हैट इज़ माइन? नो, देन हाउ विल यू नो हू द ओनर इज़? तो कैसे पता चलेगा इसका ओनर कौन है? ज़रा बच्चों देखो कि आपको भी चीज़ें पता हैं कि यहाँ पे हैट है और ये चीज़ें हैं। तो अब देखिए किस प्रकार से शर्लॉक होम्स यहाँ पे दिमाग लगाते हैं और चीज़ों को डिड्यूस करते हैं। तो वो कहते हैं कैसे पता चलेगा ओनर कौन है? वी नो दैट वी कैन डिड्यूस फ्रॉम दिस दैट लेकिन हम जो कुछ भी हमारे पास चीज़ें हैं हम उसको देख परख कर एग्ज़ामिन करके कुछ पता लगा सकते हैं, नतीजे पर किसी पहुँच सकते हैं। बट यू आर जोकिंग आई डोंट सी व्हाट यू कैन डिड्यूस फ्रॉम दिस बेटर दैट मज़ाक कर रहे हो ना? अरे टूटी-फूटी सी, पुरानी सी, घिसी-पिटी है, पिटी-पिटी सी, टोपी सी, पुरानी बहुत ज़्यादा इसे क्या पता लगाओगे? हैज़ माय लेंस ये देखो मेरे पास लेंस है और तुम तो मेरे मेथड्स को जानते ही हो। व्हाट कैन यू गैदर अबाउट मैन हू ओन्स हिज हैट? ज़रा बताओ तो कि तुम क्या डिड्यूस कर सकते हो, क्या अंदाज़ा लगा सकते हो, क्या पता कर सकते हो? व्हाट कैन यू गैदर मतलब क्या तुम यू कैन टेल मी समथिंग अबाउट उस व्यक्ति के बारे में जिसकी ये हैट है। आई टुक द टैटू ऑब्जेक्ट इन माई हैंड्स मैंने वही बैटर्ड टैटर्ड है ना ओल्ड डैमेज्ड जिसके सिरे यहाँ वहाँ निकल गए हों धागे यहाँ वहाँ निकल गए हों है ना इस तरह से तो उस ऑब्जेक्ट को मतलब हैट को मैंने अपने हाथ में लिया एंड टर्न इट ओवर रैदर रूफुली रैदर मैंने बल्कि और या इनफैक्ट भी आप कह सकते हो तो मैंने वास्तव में क्या किया कि डिड्यूस करने की तो बात ही छोड़ दी है मैं इसे बस अलट पलट रहा था रूफुली मतलब अफसोस के साथ अब किस चीज़ का अफसोस था वो तो हम आगे देखते हैं अंदाज़ा हम भी लगा सकते हैं कि बहुत पुराना-सा हैट था, तो वो अफ़सोस कर रहा होगा कि बेचारा गरीब आदमी रहा होगा। इट वाज़ वेरी ऑर्डिनरी ब्लैक हैट, काले रंग की हैट थी और राउंड शेप में थी, जो कि यूजुअली हैट का होता है और हार्ड एंड मच द वर्स फॉर फियर। हो सकता है ये आपको समझ में ना आया हो। इसका क्या मतलब है? वैसे इसका मतलब ये है कि टोपा जो है, वो हैट जो है, वो हार्ड तो था, लेकिन वो और बेकार हो गया था वियर की वज़ह से। मतलब बार-बार पहनना और ओल्ड होने की वज़ह से वो काफ़ी टोपे का सूरत एकदम बेकार हो गई थी। द लाइनिंग हैड बीन रेड सिल्क और उसपे लाइनिंग जो थी वो रेड सिल्क कलर की थी धागे की थी, है ना? लेकिन वो भी काफ़ी कुछ डिसकलर्ड हो गया था। कहने का मतलब है कि इट वाज़ ओल्ड हैट और उसके ऊपर भी जब वो गिरा पड़ा तो उसके ऊपर 4 कदम लोगों के पैर पड़े होंगे गुंडों बदमाशों के, तो वो बैटर्ड हो गई और टैटर्ड ऑलरेडी ओल्ड होने की वज़ह से थी, उसके धीरे-धीरे सिरे वगैरह निकल रहे थे, डिसकलर्ड हो गई थी। अब इस टोपा से क्या पता लग सकता है भाई आप सोचो? देयर वाज़ नो मेकर्स नेम कोई मेकर का नेम भी नहीं था किस ब्रांड की थी। बट एज़ होम्स हैड रिमार्क्ड लेकिन होम्स ने कहा था, है ना? ये रिमार्क किया था कि उसपे इनिशियल थे एचबी के और जो स्क्रॉल्ड करके लिखे गए थे मतलब ऐसे घसीट के लिख दिया गया था एक तरफ। इट वाज़ पियर्स्ड और जगह-जगह उसमें होल भी थे ब्रिम में। जो टोपा होता है ना, तो जैसे मैंने आपको क्या बनाऊँगा इसको टोपा, तो ये जो किनारे-किनारे जो टोपे की जो सर्किल बनती है ना? ये आपकी ब्रिम है। तो अच्छा इसको होल किया गया था, हैं? ब्रिम पर हैट सिक्योरर
और वो हैट को सिक्योर करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि एक यहाँ पे ब्रिम करके छेद कर दिया, एक यहाँ पे कर दिया और यहाँ से ले जाके ऐसे धागा लटका दिया जिससे कि हम उसे अपने नीचे चिन के नीचे लगा लें तो हैट गिरेगी नहीं। जैसे पुरानी फ़िल्मों में आपने देखा होगा। तो हैट सिक्योर करने के लिए बट द इलास्टिक वाज़ मिसिंग, लेकिन इलास्टिक गायब थी, मतलब वो ऐसे ही पहन रहा था। होल से पता चलता है कि इसमें निश्चित रूप से एक सिक्योरर लगाया गया होगा, इलास्टिक रबर बैंड लगाई गई होगी जिसको हम ऐसे फँसा लें, जैसे आप हेलमेट वगैरह है ना, नीचे ले जाके चिन के नीचे फँसा लेते हो। लेकिन इलास्टिक गायब थी, तो वो ऐसे ही पहन रहा था। अच्छा, रूफुली का मतलब ये भी है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फॉर द रेस्ट अब बाकी की जो बात करें तो इट वाज़ क्रैक्ड, और क्रैक थी, जगह-जगह से उसमें मोड़ पड़े हुए थे। एक्सीडिंगली डस्टी, बहुत ज़्यादा उसमें धूल थी, स्पॉटेड इन सेवरल प्लेसेस, कई जगह उसमें दाग पड़े हुए थे। ऑल्दो देयर सीम टू हैव बीन सम अटेम्प्ट टू हाइड द डिस्कलर्ड पैचेज़, हाँ, वहाँ कुछ कोशिशें ऐसी भी नज़र आ रही थी कि शायद जो डिस्कलर्ड पैचेज़ है, मतलब जो काला रंग है, काला रंग की जगह कहीं-कहीं पे हल्का-हल्का सा ग्रे कलर आ गया होगा ना, रंग उड़ गया होगा। तो उनको जो जगह-जगह जो स्पॉट बन गए थे, पैचेज़ बन गए थे ना ऐसे, तो उनको ढकने के लिए थोड़ा-सा उनको ना दिखे लोगों के लिए तो स्मेयरिंग भी की गई थी। मतलब वहाँ पे लीप पोत के इंक वगैरह काले रंग की इंक पोत दी गई होगी जिससे कि हैट का जो कलर ना दिखे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। टेल मी व्हाट यू हैव डिड्यूस्ड? तुमने क्या डिड्यूस किया यहाँ से? अब देखिए उस हैट को देखने के बाद वो कुछ अंदाज़ा नहीं लगा पाया, और आपका कितना माइंड चल रहा था, आप कितना अंदाज़ा लगा पाए वो आप जान रहे होंगे। अब यहाँ हम शर्लॉक होम्स को देखते हैं कि वो क्या पता लगा पाते हैं। और उसकी रूहफुली का कारण यही था कि मैं कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या है। इसी चीज़ का अफ़सोस था उसको। और एक अफ़सोस ये भी रहा, अच्छा वो इतना भी अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि ये किसी गरीब का रहा होगा। होम्स लुक्ड थॉटफुली एट द हैट। बहुत ध्यान से होम्स ने देखा और कहा, द मैन लीड्स अ सीडेंटरी लाइफ़, मतलब कहीं जल्दी कहीं ज़्यादा आता-जाता नहीं है। एक जगह पड़ा रहता है, इस तरह की लाइफ़ वो बिता रहा है। या तो वो बीमार होगा, या बहुत ही धनी होगा, कहीं आने-जाने की ज़रूरत नहीं है, या ओल्ड एज में होगा। एंड क्वाइट क्लेवर, बहुत चालाक भी है, और मिडल एज का है। अब देखिए इतना कुछ वो डिड्यूस कर पा रहे हैं। एंड इज़ नॉट इन गुड फिजिकल कंडीशन, हाँ, यहाँ बताया ना कि फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, और हिज हेयर इज़ ग्रे एंड ही पुट्स लाइक क्रीम इन इट। और जिस की टोपा है ये, उसका ग्रे कलर के बाल हैं उसके, वाइट हो चुके हैं, और वो अपने बालों में लाइम क्रीम लगाता है। ही वॉज रिच बट इज़ नॉ लॉन्गर सो, कभी वो जरूर अमीर था लेकिन अब नहीं है। अब बताइए इतना कुछ इन्होंने इसमें से डिड्यूस किया है। होम्स हैड अ फ्यू अदर सच डिटेल्स, होम्स ने और भी कुछ डिटेल्स बताई। आई वाज एस्टाउंडेड, मैं तो एकदम भौचक्का रह गया, स्तब्ध रह गया, आश्चर्यचकित रह गया, हाँ, मुंह खुला का खुला रह गया मेरा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इन्होंने इतना कुछ अंदाजा लगा लिया। अच्छा, वॉटसन भी जो है इनकी संगत में रहने के बावजूद भी दिमाग काम नहीं कर रहा। आई मस्ट बी वेरी स्टूपिड, मैं सच में बहुत ही मूर्ख टाइप का आदमी हूँ यार, सिली पर्सन। आई एम क्वाइट अनएबल टू फॉलो यू, मैं आपको फॉलो ही नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब आपके साथ रहता हूँ और फिर भी कुछ आपसे लर्न नहीं कर पा रहा हूँ, फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, नॉट एबल टू लर्न फ्रॉम यू। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड यू डिड्यूस दैट ही इज क्लेवर मैन फ्रॉम हिज हेड? अच्छा जरा ये बताओ, दिलचस्पी वाटसन की हुई कि ये कैसे पता लगाया कि एक चालाक आदमी है? वेल, द हैट इज वेरी लार्ज सो ही मस्ट हैव सम ब्रेन्स। अरे भैया, बड़ा टोपा है तो बड़ी खोपड़ी होगी, बड़ा ब्रेन होगा, क्या बात है होम साहब। हाउ डू यू नो ही हैज ग्रे हेयर एंड यूजेस लाइम क्रीम? अच्छा ये बताओ, लाइम क्रीम इस्तेमाल करता है, ये कैसे पता चला? अरे भाई, अच्छा यहाँ ये भी पूछते हैं कि ग्रे हेयर हैं, ये भी बताओ। तो कहता है देखो भाई, फाइन ग्रे हेयर लाइनिंग पर मुझे मिले हैं हैट के। तो निश्चित है कि ग्रे कलर के उसके हेयर रहे होंगे। आपकी भी टोपी आप पहनते होंगे, बाल-वाल टूट के उस पे लग जाएँगे तो पता चल जाएगा ना सफ़ेद बाल वाला है व्यक्ति या काले बाल वाला। एंड देयर इज़ अ फाइन व्हिफ, मतलब हल्की-हल्की स्मेल भी आ रही है, लाइम की स्मेल आ रही है हैट से। तो भैया निश्चित है कि बालों में लगाता होगा वो, लाइम क्रीम वगैरह, बालों को थोड़ा-सा रंगत देने के लिए। और होम्स हैड अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, और वो जो कुछ भी डिड्यूस कर पाए, जैसे उन्होंने बताया क्लेवर है, सब कुछ है, और सबका उन्होंने कारण बताया। किसी चीज़ का कारण आपके पास है, तो वो आपकी लॉजिकल थिंकिंग है, लॉजिकल आइडिया। व्हाइल शर्लॉक होम्स एंड आई वर टॉकिंग, जब हम लोग बात कर ही रहे थे, पीटरसन रश्ड इन, पीटरसन जो है वो जल्दी तेज कदमों से एक कमरे में आया। उसने एक ब्यूटीफुल ब्लू डायमंड दिखाया और वो गूज़ के पेट में मिला। शर्लॉक होम्स ने तुरंत उसको पहचान लिया, क्योंकि वो ब्यूटीफुल जेम था, और वो न्यूज़ में था, और इसकी फ़ोटो वगैरह अखबार में छपी होगी, टीवी वगैरह में आया होगा, और होम्स ने रिकॉल किया, हालाँकि पता नहीं उस वक़्त टीवी-वूवी रही होगी कि नहीं। और ही रिकॉल्ड, मतलब उन्होंने फिर से ताज़ा की अपने दिमाग में बातें, याद में लेके आए कि चोरी के बारे में क्या-क्या लिखा गया था।
अब देखिए गूज़ है और हैट है तो कौन सोचेगा कि इसका संबंध जो है वो ब्लू कार्बंकल से होगा और उस डायमंड से होगा। लेकिन वॉटसन ने कहा था हो सकता है इससे कोई डेडली क्राइम जुड़ा हो। इट हैड बीन स्टोलन फ्रॉम द काउंटेस ऑफ मोका। काउंटेस काउंट की पत्नी है ना, जैसे किंग की पत्नी क्वीन। और अगर हम देखा जाए तो दुनिया में सबसे बड़ा तो सम्राट ही होता है, मतलब एम्परर होता है, पर हर लोग तो एम्परर नहीं हो सकते ना, क्योंकि एक एम्परर में कई किंगडम किंगडम हो सकते हैं। लेकिन जो किंग होता है उसका किंगडम होता है, तो सबसे हम मान लेते हैं कि सबसे ऊंची पदवी जो है वो राजा की हो गई। फिर उसके नीचे ड्यूक हो गया। तो इस तरह से डिफरेंट नोबिलिटी बनती है, उसी में बनता है अर्ल। और अर्ल या काउंट, और काउंट की पत्नी काउंटेस, जो एक ही राज्य में किसी सिटी के या किसी प्रोविंस के रूलर रहे होंगे, उनको बनाया गया होगा। लेकिन है तो वही नोबिलिटी की वुमन। तो वो मोकर्क ना जो जगह है, मतलब सिटी है या नगर कुछ भी है, तो उसकी वो काउंटेस थी। व्हाइल शी वाज स्टेइंग एट द होटल ऑफ कॉस्मोपॉलिटन। अब वो होटल, अब यहाँ पे देखिए आपको प्लेस पता चलती है कि होटल कॉस्मोपॉलिटन में था, रुकी हुई थी वो, और काउंटेस ऑफ मोकर। और एक प्लम्बर था, मतलब जो पाइप वगैरह फिट करता है घरों में, वो कुछ सेट करने के लिए आया हुआ था रूम में, उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग गया। मेरे ख़्याल से जहाँ पे वो डायमंड रखा गया होगा, जहाँ पे वो रहती होंगी, रुकी होंगी। राइडर, एक कैरेक्टर आपको और मिला। राइडर एक अटेंडेंट था, मतलब वो होटल का कर्मी था और वो अटेंड करता था जो गेस्ट वगैरह आते थे, जो वहाँ पे स्टे करते थे। हैड गिवन एविडेंस, तो उसने ये सबूत दिया था, मतलब बताया था कि ही हैड सोन द प्लम्बर इन, कि उसने प्लम्बर को वो अंदर लेके गया था कमरे के अंदर, और शॉर्टली बिफोर द स्टोन, और स्टोन गायब होने के पहले ही वो मतलब उसके आने, स्टोन गायब होने के कुछ पहले मैं उसे अंदर लेके गया था। मतलब स्टोन जो है वो गायब हो गया, उसके पहले मैं इसको इन करके ले गया था, मतलब अंदर कमरे में। काउंटेस वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ द जेम। अच्छा, काउंटेस को वो जेम से बहुत प्यार था, और उसने इनाम भी रखा, है ना, कि मैं हज़ारों पाउंड दूँगी अगर कोई इसे रिकवर करके ले आए। कोई चीज़ प्यारी होती है तो उसकी कीमत नहीं देखी जाती। हो सकता है उतने हज़ार पाउंड जितने वो देना चाहती है उससे कम का वो रहा हो। यू सी, अब तुम समझ ही पा रहे होगे वॉटसन कि हमारे जो लिटिल डिडक्शंस हैं, मतलब जो हमारे छोटे-छोटे डिडक्शंस हैं, सडनली अज़्यूम्ड, अब इन्होंने डिफरेंट फॉर्म ले लिया। अब मच मोर इम्पोर्टेंट, अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब देखिए, जब तक वो हैट के बारे में समझा रहा था, गूज़ के बारे में समझा रहा था, तब तक तो वो बस इतनी समझ रहे थे छोटी-मोटी चोरी या कुछ मामला होगा। लेकिन जैसे ही वो पीटरसन आके बताता है कि वो जेम दिखाता है, और बताता है कि इस गूँज के पेट में मिला है, और जेम की खबर तुरंत उसके दिमाग में आ जाती है कि न्यूज़ में सब कुछ था, बहुत बड़ी बात है। तो अब वो कहते हैं कि जो छोटे-छोटे डिडक्शंस हम निकाल रहे थे, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गए हैं, यही डिडक्शंस काम आएँगे। एंड लेस इनोसेंट एस्पेक्ट। हो सकता है ये लाइनें आपको समझ में ना आ रही हों। अज़्यूम्ड अ मच मोर इम्पोर्टेंट एंड लेस इनोसेंट एस्पेक्ट। देखिए, इनोसेंट क्या होता है? जिसने कोई भी गलती ना की हो, निर्दोष। एक्सपेक्ट का मतलब होता है कि उसका डिफरेंट फॉर्म। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो हम अभी समझ रहे थे कि ये बहुत छोटी-मोटी सी वारदात होगी, मतलब इनोसेंट एस्पेक्ट हम इसमें लेके आ रहे थे, और ये छोटी-छोटी बातें हैं जो हम समझ पा रहे हैं कि लाइनिंग है, ये है, ग्रे है, आदमी चालाक है। तो ये जो हम छोटी-छोटी जो चीज़ें निकाल रहे थे, हम इसे बहुत छोटा-मोटा समझ रहे थे। इनोसेंट एस्पेक्ट मतलब वी वर कंसीडरिंग इट अ थिंग ऑफ स्मॉल प्रोपोर्शन, स्मॉल इवेंट और अनइम्पोर्टेंट इवेंट। अब ये जो हैट और ये सारी चीज़ें और इनसे निकलने वाली बातें जो हम समझ में आई है, हमने डिड्यूस किया है, अब इसका महत्व बहुत बढ़ गया है, क्योंकि अब ये जेम से रिलेट हो गया। होम्स ने कहा सोचते हुए, द क्वेश्चन फॉर अस टू सॉल्व नाउ इज़ टू सीक्वेंस ऑफ इवेंट। अब क्वेश्चन हमें ये हमारे दिमाग में आ रहा है कि हमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ। और ये शुरू होती है राइफ़ल ड्यूल केस से। मतलब राइफ़ल का मतलब यहाँ पे है कि मतलब लूट लेना, छीन लेना, राइफ़ल्ड अवे। और एक तरफ तो वो ब्लू डायमंड जो है, वो चोरी हो गया है। तो एक तरफ वन एंड पे ये है, एंड दूसरे एंड पे क्रॉप ऑफ अ गूस। तो मतलब गूस का क्रॉप, वैसे क्रॉप माने तो फसल होता है। लेकिन जो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं तो उनमें कइयों में क्रॉप होती है, मतलब जहाँ पे वो सीधा आपने खाया और सीधा आपके पेट में पहुँच गया, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि चीज़ों को इन करते हैं और यहीं कहीं न कहीं अपने गले के या गाल के आस-पास उसको इकट्ठा करते रहते हैं, और बाद में धीरे-धीरे स्टमक में पहुँचता है। गौर से आप देखेंगे तो ये होता है। अगर आपके पास बंदर होंगे तो वो भी मुँह में खूब भर लेते हैं, फिर बाद में धीरे-धीरे लेके जाते हैं। तो गूज़ का जो क्रोप वाला पोर्शन था, जैसा मैं आपको इमेज में दिखा भी पा रहा हूँ, तो वो वहाँ पे शुरू में जाता है, जो कुछ भी वो लेते हैं मुँह में डालते हैं, और फिर वहाँ से धीरे से बाद में वो स्टमक में जाता है। पहले वहाँ रहता है कुछ देर तक। इससे उन्हें डाइजेशन में मदद मिलती है।
तो उन्होंने देखा कि दूसरी तरफ जो गूज़ का जो क्रॉप वाला पोर्शन था, जो उसको जब वो मीट के लिए जब फाड़ा गया होगा तो निकला होगा, तो दूसरा एंड हमें यहाँ जोड़ना है। मतलब चोरी से लेके इस गूज़ के पेट तक कैसे आया। और ये घटना जो घटी थी वहाँ पे वो था टॉटनहैम कोर्ट रोड। तो पीटरसन वहाँ रहता होगा और या आप कह सकते हो कि उसी रोड पर, उसी स्ट्रीट पर ये घटना घटी थी, जहाँ पर कुछ गुंडों ने उस टॉल मैन को घेर लिया था। द फर्स्ट स्टेप होम्स टूक वाज़ टू प्लेस द फॉलोइंग एडवर्टाइज़मेंट। तो पहले तो उन्होंने एडवर्टाइज़मेंट दिया। और क्या नोटिस थी उसमें कि भई हमें गूज स्ट्रीट के कॉर्नर पर एक गूज़ मिला है और उसका ब्लैक फेल्ट हैट भी हमें मिला है और हेनरी बेकर कैन हैव द सेम बाय अप्लाइंग। और हेनरी बेकर इसे ले जा सकते हैं या ले जा सकती हैं। अच्छा, मिस्टर हेनरी बेकर लिखा है इसके अंदर। 6:30 बजे आज शाम। और ये उन्होंने अपना पता दिया जहाँ पे होम्स रहते थे। तो इस एडवर्टाइज़मेंट को पढ़ने के बाद बेकर जो है, मतलब जो इसको बेचता रहा होगा या जिसने खरीदा होगा, गिफ्ट दिया होगा, तो वो होम्स के यहाँ आया। और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मिस्टर बेकर्स गूज, अच्छा जो यहाँ पे आया होगा तो उसने क्लेम किया होगा ना कि भैया ये हैट भी मेरा है और ये सारी चीज़ें। तो मिस्टर बेकर्स गूज जो था, बाकर्स आप कह सकते हो, यहाँ पे बेकर नहीं लेना चाहिए, नेम है मिस्टर बाकर। तो बताते हैं कि मैंने क्रिसमस के लिए इसे एक लेडी से लिया था, जिनका नाम था मिसिस ऑक्सफोर्ड, और ब्रिक्सटन रोड पर वो मैंने खरीदा था। किससे खरीदा था? करेक्टर यहाँ पे आ गया, मिसिस ऑक्सफोर्ड। और बेकर को तो हमने शुरू में लिया था करेक्टर। तो होम्स जो है एंड आई वर मेकिंग प्लान्स टू कॉन्टैक्ट। तो हम लोग ये प्लान बना रहे थे कि हम मिसेस ऑक्सफोर्ड को कॉन्टैक्ट करेंगे, जिन्होंने गूस को बेचा था। किसको बेचा था? बाकर को बेचा था। तो इतने में ही हमें हवा सुनाई दिया, मतलब थोड़ा सा शोरगुल, हड़बड़ी, लोगों का भागना, यहाँ वहाँ चलना, कुछ अलग तेज कदमों की आहटें सुनाई दी। और कहाँ सुनाई दिया? नियर मिस्टर ब्रेकिनरिज। अब ये या तो उनके पड़ोसी रहे होंगे या जहाँ पर खड़े होंगे उनके बगल में ये काउंटर रहा होगा, जो कुछ भी है। तो मिस्टर ब्रेकनरिज के काउंटर के या उनके आसपास कुछ हड़बड़ाहट दिखाई दी। द गूड्स सेलर वाज शेकिंग हिज फिस्ट। जो गूड्स सेलर था वो अपनी मुट्ठी बना के और हिला रहा था, हवा में दिखा रहा था। एट अ लिटिल रेड फेस्ड मैन। अब वो मुट्ठी किसको दिखा रहा था, घूंसा किसको दिखा रहा था? एक चूहे जैसे शक्ल वाले आदमी को, हु वाज व्हाइनिंग, जो कि शिकायती लहजे में कुछ अपने मन में बड़बड़ा रहा था कि गूज उसका था, गूज उसका था। अब ये कहाँ पर है ये तो नहीं बताया गया, मार्केट में ही है या क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरा व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है जो थोड़ी दूरी पे है। और जो गूस सेलर है, मतलब जो, अब चूंकि ये जो स्टोरी है अडॉप्टेड है तो निश्चित है कहीं ना कहीं कनेक्शन यहाँ पे टूट गया है। क्योंकि यहाँ पे मिस्टर बाकर जो है वो बताने आए हैं कि मैंने खरीदा था इसे बिक्सटन रोड से। और वो सेलर तो है नहीं। तो गूस सेलर जो है, वो जो हंस, वो जो बतख या गूस को बेच रहा था, तो गुस्से से उसके ऊपर वो अपनी मुट्ठी बना के हिलाता है। तो मुझे लगता है कि ब्रेकनरिज कोई मार्केट है या कोई इलाका है जहाँ पर ये हैं इस वक़्त। और वहाँ पर उन्हें आस-पास हड़बड़ी दिखाई देती है, तो वो नज़र डालते हैं तो एक गूस सेलर जो है वो इस तरह से हरकत कर रहा था दूसरे आदमी की तरफ देख के, जो कि रेड फेस था। हाँ, दिस में सर्व अ विज़िट टू विक्सटन। ओह! अब हमें विक्सटन रोड जाने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। होम्स मतलब अपने उसे वो अपने विस्पर करते हुए बोलता है। वे तुरंत उस आदमी के पीछे लग जाते हैं। सेव अस अ विजिट मतलब हमें उस विजिट से बचा सकता है, विक्सटन रोड जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द मैन इट टर्न्ड आउट, मतलब पता चला हमें, मतलब बाद में, कि जो राइडर था, वही जो आपने शुरू में बताया था, है ना राइडर, आपको मालूम हो गया अटेंडेंट था। तो होटल एंड ही वाज़ मिस्टर ऑक्सफोर्ड ब्रदर, वो जो है मिसेस ऑक्सफोर्ड का भाई था, जिससे बाकर ने खरीदा था। और वो शी ब्रेड व्हीज फॉर द टेबल। तो वो इन सबको वो पाल-पोस के बड़ा करती थी और बाद में बेच देती थी। मतलब वो इनको पालती थी, तैयार करती थी। और वो टेबल के लिए, टेबल मतलब जो डिनर टेबल पे या आप बैठ के सब लोग खाते-पीते हैं, तो डिनर पे जो सर्व किया जाए आपको खाने के लिए टेबल पे, तो वो फूड आइटम आप कह सकते हो मीट के लिए। तो वो फॉर द टेबल मतलब लोगों के खाने के लिए उन्हें सबको तैयार करती थी, बाद में बेच देती थी और उससे उसकी कमाई चलती थी। और उसने राइडर को प्रॉमिस किया हुआ था कि वो उसको एक बहुत ही बढ़िया सा गूज क्रिसमस पे गिफ्ट करेगी। राइडर जो है ऑक्सफोर्ड का भाई है, तो उसे फ्री में दे देगी। राइडर हु हैड गिवन एविडेंस, अतः राइडर ने एविडेंस क्या दिया था? शुरू से हमने देखा था कि उसने कहा था कि जो प्लम्बर है, प्लम्बर मतलब कौन था वो? उसका नाम नहीं दिया यहाँ पे। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि वो जॉन अ, हॉर्नर था। और उसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है। वो फायरप्लेस का जो ग्रेट था उसे सही करने के लिए आया होता है वहाँ पे, जो काउंटेस जहाँ पे ठहरी होती है।
तो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था और वो बताता भी है राइडर कि उसने देखा था उसको, एंट्री दी थी उसको। तो इतना तो न्यूज़ में ही छपा था। तो जो रेड फेस्ड मैन था वो राइडर था और उसने गूज अप उसको गिफ्ट मिलना था। लेकिन यहाँ पे जो शॉर्ट में लिख दिया गया है कि राइडर ही था जिसने प्लम्बर को बताया था कि भाई मैंने उसे एंट्री दी थी, तो उसने उसको फिर प्लम्बर को ही वाज़ अक्यूज़्ड ऑफ थेफ्ट कि भी उसी ने चुराया होगा। लेकिन वास्तव में राइडर ही था जिसने उस जेम को चुराया था। और वहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल रहा होगा सोचिए आप। तो पूरी स्टोरी दी नहीं गई है यहाँ पे। ही वेंट टू सी हिज सिस्टर, वो अपनी सिस्टर से मिलने गया था और जेम को अपने पॉकेट में लेके गया था। कब? जब जेम उसने चुरा लिया था और अपनी सिस्टर के पास गया था कि भाई गूज़ जो मुझे गिफ्ट में देना था मुझे दे दो। तो वो उसके माउथ में डाल देता है गूज़ के मुँह में ज़बरदस्ती और उसने सोचा कि उसकी सिस्टर ने वही गूज़ उसके लिए रिज़र्व रखा हुआ है। दरअसल वास्तव में होता क्या है कि वो जाता है वहाँ पे जेम को जब चुरा लेता है तो सोचता है मैं उसे कहाँ ठिकाने लगाऊँ क्योंकि पुलिस निश्चित रूप से ढूँढ-ढाँड़ रही होगी और मैं भी शक के घेरे में आ सकता हूँ। तो वो अपने एक पुराने चोर दोस्त का जो है उसका आइडिया उसको दिमाग में आता है कि उसकी जो वो गया होता है वहाँ पे अपनी सिस्टर के काउंटर पे तो वो पूछती है कि कौन-सा है? तो वो बताती है कि ये जो है इस पूँछ वाला जो आपको जो गूँज नज़र आ रहा है, तो ये मैं तुम्हें गिफ्ट में दूँगी। 2 थे उस टाइप के थे मतलब मोटे-मोटे से। तो वो किसी बहाने से उसको जो है यार्ड में पीछे ले जाता है ना? और स्मोक करने के बहाने और वहाँ ले जाके उसके मुँह में ज़बरदस्ती वो डाल देता है कि बाद में जब मुझे ये गिफ्ट मिलेगा तो मैं इसका पेट फाड़ के निकाल लूँगा। बल्कि जो मिसेज़ ऑक्सॉफ्ट होती हैं वो आती भी हैं पीछे तो पूछती हैं क्या कर रहे हो? तो ऐसे ही बहाना-वहाना बना देता है कि मैं चेक कर रहा था कि भाई अच्छा खासा इसका है मीट वगैरह कि नहीं है, फैट गूज़। लेकिन वास्तव में दोनों इतने सिमिलर दिखते थे कि बाद में वो आता है बाद में लेने के लिए कुछ देर बाद, तो वो गिफ्ट लेके तो जाता है पर उसके पेट से निकलता नहीं है क्योंकि वास्तव में जो जिसके अंदर पेट में था वो किसी और को बेच देती है। उसे पता थोड़ी था। तो वही टॉल मैन जो है उसको लेके जा रहा होता है और वहीं पे कुछ गुंडे उस पर आक्रमण करते हैं क्योंकि जब उसे पता चलता है कि इसे किसी को बेचा गया है, तो ये राइडर वहाँ पर उसको छीनने की कोशिश करता है, जो कि पीटरसन बचाता है। और यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया गया है कि राइडर ने ही उसको चुराया था। तो वो यहाँ बताया है कि अपनी वो जेम को पॉकेट में लेके अपनी सिस्टर के यहाँ गया था, फिर उसके मुँह में डाल देता है जिससे कि उसे रंगे हाथों ना पकड़ा जाए। हाउएवर ही गॉट द रॉन्ग गूज़, लेकिन उसे रॉन्ग गूज़ मिल जाता है और जो रियल गूज़ होता है जिसमें जेम होता है वो मिस्टर बाकर को। दरअसल जो मिस्टर ब्रेकनब्रिज हैं, ये जब मैं स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने थोड़ा-सा पॉज़ करके इसको जानने की कोशिश की कि कौन थे। तो मिस्टर ब्रेकनरिज का भी एक जुआरी था और इसका भी एक आप कह सकते हो कि बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड तो नहीं था। तो ये मिस्टर ऑक्सफोर्ड से खरीदते हैं गूज़ को और बाद में वो अपने ही किसी आदमी को बेच देते हैं। तो वास्तव में जो ऑक्सॉफ्ट हैं, है ना? ऑक्सॉट है, थोड़ी मैं गलत ऑक्सॉट। तो ये जो है बेचती हैं रिज को, ठीक है? ब्रेकनब्रिज और ये अपने एक इनकीपर को जो कि वहाँ पे देखभाल वगैरह करता था, तो आदमी को बेच देते हैं और ये हेनरी बाकर को बेच देता है। इस टाइप से वो गूज इतने ट्रैवलिंग करता है। बाद में जो है वो इससे जब गीज के बारे में पूछा जाता है कि तुमने खरीदा था ये सब कुछ, तो बहुत गुस्सा भी होता है। सारी चीज़ें हैं स्टोरी में। तो अब यहाँ पे कुछ-कुछ क्लियर हो गया होगा कि ये किस प्रकार से जो मिस्टर ब्रेकनब्रिज के घर के आस-पास जो हड़बड़ी देखने को मिलती है और ये जो है ऑक्सफोर्ड से लाके खरीद के गूज को बेचा करते थे और क्यों फिर यहाँ पे एक व्यक्ति जो जाता है रेड फेस्ड मैन वो कह रहा होता है कि गूज उसका है, तो गुस्से में उसको वो मुट्ठी दिखा रहा होता है, घूँसा मार दूँगा। तो राइडर को वो नहीं मिलता है गूज जो जिसके उसने मुँह में डाला होता है वो क्योंकि राइडर जब अपने घर में लेके जाता है गूज को तो उसको वो फाड़ता है उसको, तो वो नहीं मिलता है उसके अंदर तो वो वापस दौड़ के आता है। तो पता चलता है कि ब्रेकनब्रिज खरीद के ले गया था मिस्टर वो जो ऑक्सफोर्ड होती है वो बताती है। तो ब्रेकनब्रिज के यहाँ जाता है, फिर पता चलता है कि उसने किसी को बेच दिया टॉल आदमी को। और उस टॉल आदमी को जो लोग कुछ घेर लेते हैं, वास्तव में राइडर के आदमी नहीं रहे होंगे क्योंकि यहाँ भी स्टोरी के हिसाब से पता चलता है कि वो ब्रेकनब्रिज के यहाँ जाके और वो कहता है कि गोज उसका था और तुमने किसी दूसरे को भेज भेज दिया। वहाँ शिकायत कर रहा होता है और वहीं पे शक हो जाता है होम्स को। तो निराश होके राइडर जो है वो गोज़ को रिकवर करने की कोशिश करता है मिस्टर बाकर से। तो फिर निराश होके जो राइडर है वो रिकवर मतलब कोशिश करता है कि मैं गूज़ को मिस्टर बाकर से ले लूँ, क्योंकि मिस्टर ब्रेकनविच बताता होगा ना कि वो कहाँ लेके गया है उसको। और बाद में जब वो उसे रिकवर करने की कोशिश कर रहा था तो पीटरसन आ जाता है ना? और जब पीटरसन आ जाता है तो वो ऐसा कर नहीं पाते हैं क्योंकि पीटरसन जो है गार्ड था वो वहाँ पे तो ताकतवर रहा होगा, लंबा-सा था और फिर वो ब्रेकनविच के पास आके गुस्से में कि मेरा गूज़ तुमने दूसरे को बेच दिया, ये है, वो मेरा गूज़ था, कर रहा होगा, बस उसी चक्कर में वो होम्स की नज़र में आ जाता है।
तो फिर वो वेलेट करता है, मतलब रास्ते में वो इंतज़ार करते हैं और घात लगा के उसके ऊपर हमला कर देते हैं। दे वेटिंग छुपकर। तो वो गुंडे जो उसके थे, बट एज़ इट हैपेंड, लेकिन जैसा कि आप देखते हैं कि जो हुआ वो हुआ ये कि नाइदर डिड राइडर गेट गूज़, ना तो उन राइडर को गूज़ मिला और ना वो उससे जेम निकाल पाया, क्योंकि पीटरसन आ गया था बीच में और वो डर के मारे जो उसके गुंडे बदमाश लोग थे, वो भाग जाते हैं और इस प्रकार से गूज़ होम्स तक पहुँचता है ना? हालाँकि फिर राइडर जो है वो अपनी पूरी गलती को कबूल भी करता है, मानता है कि हाँ, सब कुछ बताता भी है और लेकिन होम्स जो है वो बाद में फिर उसे देश से बाहर जाने की इजाज़त दे भी देता है। तो यानी एक प्रकार से वो माफ़ भी करता है, उसको चाहता तो पुलिस को पकड़वा के जेल में डलवा सकता था। तो इसकी अगर हम कहें थीम क्या है, तो पूरी स्टोरी तो नहीं दी गई है, लेकिन मैं बता दूँ फ़ॉरगिवनेस, मतलब आप कह सकते हो कि फ़ॉरगिवनेस है और रिडेम्पशन है। मतलब रिडेम्पशन का मतलब ये है कि अपनी गलती को मानना कि और भविष्य में कि अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो अपने पापों से मुक्ति पाना, रिडेम्पशन, क्योंकि होम्स उसको जो है पूरी तरह से पुलिस के हवाले नहीं करता। तो स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है और डिटेक्टिव स्टोरीज़ का हिस्सा है। द एडवेंचर ऑफ द एडवेंचर ऑफ द एडवेंचर ऑफ करके बहुत सी स्टोरीज़ उन्होंने लिखी हुई हैं। मैंने लिंक दिया वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके डिफरेंट स्टोरीज़ को पढ़ सकते हैं। तो एंड में ट्यूटोरियल है, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट करिए। ओके, बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।